क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जरा देखते हैं ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया, अ सेल सप्लाइज अ करंट ऑफ 0.9 एम्पियर थ्रू अ 2 ओम रेजिस्टर। ठीक है, उसने कहा कि कोई सेल है बैटरी की, है ना, वो 0.9 एम्पियर का करंट देती है किसी रेजिस्टर में जिसको कितना है 2 एम्पियर का, ठीक है 2 ओम, ये देखो ये, और कितना है 0.7 एम्पियर। ठीक, फिर इसने कहा कि 0.3 एम्पियर देती है अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितने का हो जाए 7 ओम का हो जाए। ठीक, वो कहता है कि कोई कोशिका है जो 2 ओम के प्रतिरोध से, मतलब बाहर से हमने कोई चीज लगा दी है, ठीक है, उस पे 0.9 एम्पियर का करंट लगा। भाई प्रतिरोध कम है, करंट ज्यादा है, ठीक है। अब इसने कह दिया 0.3 एम्पियर, मतलब करंट कम हो गया तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो प्रतिरोध कितना है 7 ओम है। अब ये कह रहा है कि इस सेल का अपना खुद का कोई प्रतिरोध है। अच्छा, सबसे पहले तो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध समझो, है ना। देखो, तुम्हारे घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, तुम्हारे घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, वो रेजिस्टेंस है, ठीक। चाहे तुम कोई भी चीज यूज कर रहे हो घर में ना, अगर तुम्हारे घर में लाइट की इलेक्ट्रिसिटी हाई रही होगी यार, अगर तुमने मोबाइल चार्ज कर रखा है तो अब जरा सोचो कि तुम मोबाइल का चार्जिंग पर लगा रहे हो, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो ना, तो वो अपने आप में एक रेजिस्टेंस है। अब आप समझ लो, ठीक है ना। तो अब हमने क्या कहा, हमने कहा एक बैटरी है, उस बैटरी पे हमने 0.9 एम्पियर का करंट तब लिया जब हमने कोई चीज लगाई 2 ओम की, और 0.3 एम्पियर का करंट हमने तब लिया जब बैटरी लगाई, जब हमने कोई चीज लगाई कितने की 7 ओम। वो यही पूछ रहा है कि क्या सेल का भी अपना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है, कोई आंतरिक प्रतिरोध है, और अगर है तो कितना है। अच्छा, तो यहां पे एक क्लू है, बैटरी तो उसने चेंज नहीं की, है ना। तो बैटरी का जो ईएमएफ होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तुम्हें अगर समझ में नहीं आए तो तुम एक ही बात समझ लो, अगर तुम्हें ये टॉपिक में नई नई चीजें नहीं सीखनी है तो तुम ये समझ लो, ये विभव होता है, विभवांतर बोलते हैं जनरली, 2 पॉइंट के बीच के विभव का अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस। इंग्लिश में कहा जाए तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन को मोशन देने के लिए पैदा, बस गोली मारो बाकी सबको। पर तुम पोटेंशियल समझोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, बी बराबर क्या होता है आई आर, ठीक है ना। बस यहाँ पे हम बी नहीं लिखते हैं, यहाँ हम क्या लिखते हैं, जब हम किसी बैटरी की बात करते हैं तो हम वहां पे बात करते हैं ईएमएफ की। बी बराबर क्या होता है आई आर, आई, अब आर तो होता, पर हमें पता है कि एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये आपस में जुड़े हुए होंगे, तो हमें पता लग गया आर प्लस आर, और ये आर क्या है बाहर का प्रतिरोध, और ये क्या है बैटरी का। चलो पहली कंडीशन के लिए, ठीक, E1 देखते हैं। तो हमें पता है कि 0.9 एम्पियर का करंट मिल रहा है जब प्रतिरोध लगा रहा है 2 ओम का। तो इसने पूछा है कि भैया स्मॉल आर क्या है, ठीक। हमें कह दिया ना उसने 0.9 एम्पियर का हमें क्या दे रहा है, वो करंट दे रहा है जब प्रतिरोध लगा रहा है कितने का 2 एम्पियर का। तो उसने पूछा है कि भैया इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। अब किसी भी इक्वेशन में 2 वेरिएबल हो तो वो सॉल्व नहीं हो सकते। अच्छा, इस क्वेश्चन की खासियत सुनो, ये क्वेश्चन नेवी में आया है, नेवी 2019 का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एयरफोर्स 2017 के में भी आया है, ठीक है ना, जो मेरे पास डाटा लिखा हुआ उसमें एयरफोर्स 2017 में भी है। ये क्वेश्चन यूपीटीयू में भी रिपीट हुआ है, शायद 2007 या 2008 के बीच का करीब ये क्वेश्चन है, ठीक। ये क्वेश्चन सीपीएमटी के भी एग्जाम में आया है, लेकिन सीपीएमटी का एग्जाम जब होता था तब, मतलब 10 या 15 साल पहले। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो कम से कम ये क्वेश्चन 8 से 9 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। और मैंने अभी तुम्हें रिसेंटली बताया कि नेवी में आया हुआ है और उससे पहले एयरफोर्स में आया था, तो तुम अपने आप सोच लो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या होगी। तो फिर हमें पता है कि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं तो वो कभी सॉल्व ऐसे नहीं हो सकते, तो हमने इक्वेशन बना ली। फिर हम दूसरी समीकरण देखेंगे, समीकरण से देखते हैं तो हमें पता लग गया कि भैया E बराबर क्या होगा। अब देखते हैं, अब इसने कहा है कि अगला करंट कितना हो जाता है 0.3 एम्पियर हो जाता है जब बाहर से प्रतिरोध 7 ओम का लगता है। फिर इसने पूछा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। भैया ये इक्वेशन क्या होगी हमारी 2 होगी। अब यहां पे हमें देखना है, देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने B बराबर आई आर यूज किया है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हमने E कह दिया, आई आर, आर नेट हो गया,
ठीक है। अगर भूल जाओ तो याद रखो कि जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो ओम्स लॉ को घुसेड़ने की कोशिश कर दो, अगर तुक्का भी मारना है तो, वैसे तुम्हें टाइम नहीं होगा। तो अभी जब आपने देख लिया, अब हमारे पास बैटरी सेम है तो ई भी क्या होगा, सेम होगा। तो इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2 कर सकते हैं। तो ये कितना आ गया 0.92 प्लस आर, ये कितना हो गया 0.37 प्लस आर। अब जरा देखो, अपना ब्लैक पेन ही ले लेते हैं। 0.3 से 0. तो ये कितना हो गया 3 3 9, ये क्या हो गया 6 प्लस 3r, और ये क्या हो गया 7 प्लस आर। अब अगर मैं इसको लेके आऊंगा इस साइड को और इसको इस साइड को, तो ये दोनों चीजें माइनस में पहुंचेंगे। तो ये क्या हो जाएगा -1। किसी को मौत आ रही है तो देख लेना भैया, 6 - 7, जब ये साइड को आएगा माइनस हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट लिख दिया -1। और ये क्या हो गया होगा, जरा देख लो, r - 3r, तो रिजल्टेंट कितना आ गया, माइनस का 2r आ गया, नहीं आ गया, काट दिया, तो r बराबर कितना आ गया 1/2, तो कितना आ गया 0.5 ओम। ठीक, तो ये क्वेश्चन इस तरह से करने होते हैं। अच्छा, अगर जब हम अभी चलेंगे तो किसी दिन एक टॉपिक लेके चलेंगे आधे घंटे का, जिसमें पोटेंशियोमीटर जो होते हैं ना, ये सारे एमीटर, पोटेंशियोमीटर, इन सबको, गैल्वेनोमीटर को इन सब में बदलना, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चंस ना इसी के ही हैं, उसी चैप्टर में हैं, ठीक है ना, जिसमें हम ग्रुपिंग ऑफ सेल, मिक्सिंग ऑफ सेल, ये सब लेके चलेंगे। ठीक, तो तुम्हारे दिमाग में ना क्लियर हो जाएगा, पूरा 45 मिनट का टॉपिक ले लेंगे। इस तरह का एक क्वेश्चन तुम्हें मिलना है, ये कंफर्म क्वेश्चन को। तो देखो इसमें लिखा हुआ है स्टोन इज ड्रॉप, ठीक है ना। हमें पता है कि सबसे पहली चीज ये ड्रॉपिंग केस है, ठीक है ना, गिराया हुआ है थ्रू अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h। बिल्डिंग की हाइट कितनी है h, ठीक है ना। और इसने कहा है कि जब ये पहुंचेगा कहां पे, hy5 पर, ये इस जगह पे, ठीक है ना। तो जब ये hy5 पे पहुंचेगा तो उस जगह हमें बताना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो। जरा हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, मैंने कहा था कि एक पत्थर है किसी टावर से गिराया जाता है, ठीक है ना। और ये टावर, हिंदी वालों जरा समझते होंगे, चलो तुम भी, ये टावर की हाइट कितनी है h है, ठीक। और हमने इस पत्थर को उसे गिरा दिया। तो उसने कहा है कि जब ये hy5 पर पहुंचेगा, ठीक, तो इस जगह पर इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो चलो करते हैं भाई क्वेश्चंस को, पहले तरीके से करेंगे फिर अपनी तरह से करेंगे बदतमीजी के साथ। चलो भाई लेट्स चेक। तो अब जरा समझो, मैंने कहा कि ऊपर से जब ये फॉल कर रहा है ना, फ्री फॉलिंग केस, तो इसने हाइट कवर की है, अरे मैं अपने अकॉर्डिंग लिख देता हूं भाई, हाइट जो इसने कवर की है वो कवर की है कितनी h/5। अच्छा पुत्र, एक चीज हमेशा याद रखना कि जो कवर्ड हाइट होती है, क्या होता है, जितनी वो पहुंच चुका होता है कहीं पे, ठीक है ना, जितना कोई चीज कवर कर लेती है वो हमेशा उसकी स्थितिज ऊर्जा को बताती है। किसको बताती है, पोटेंशियल एनर्जी को बताती है, मेरे अकॉर्डिंग याद रखना, ठीक है ना। तो हाइट कवर किसने कर ली है h/5, और ये इसके क्या दे रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है। और हमें पता है कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है ना। और h हमारे पास कितनी है h/5, भाई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी। अब वो कहता है कि काइनेटिक एनर्जी और बताओ, तो भैया गतिज ऊर्जा क्या होगी, इसको भी हम देख लेते हैं। तो तुम लोगों ने सुना होगा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 12mv²। अच्छा, क्या इस पूरे फॉर्मूले में मैंने कहीं v² दे रखा है, तो v² कैसे करते हैं, कैसे निकालना है, तो इसको हम देखते हैं। तो हमें पता है कि v² इक्वल्स टू होता है u² प्लस 2gh। अब हमें ये नहीं पता ये h कौन सा होगा। तो देखो, अगर ये वाली हाइट h/हाइट क्या दे रहा है, पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है, तो ये बची हुई हाइट कितनी होगी, इसमें से इसे घटा दो तो कितनी होगी 4h/5। ये क्या दे रही होगी, काइनेटिक एनर्जी। याद रखना, जितनी हाइट कवर कर ली वो कितनी, पोटेंशियल एनर्जी। जो हाइट कवर करनी है वो कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। ना दिमाग में बैठा लो यार, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक। अब जरा सोचो, फ्री फॉल के केस में u कितना होता है 0। फ्री फॉल के केस में u कितना हो गया 0। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया v² इक्वल्स टू
2GH। अच्छा, अब यहां पे बात करते हैं H कितना है, जरा समझो। अगर हम इस H को HY5 कर दें तो फिर यही वाली बात हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो हम इस H को क्या लेके चलेंगे, 4H/5। बस अब वैल्यू को उठा के रख देते हैं। ठीक, तो हमें पता लग गया कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ एम बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2G इंटू 4H/5। 2 से 2 कट गया तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना आ गया, 4mgH/5। अब हमें पता है कि भैया पूछा क्या इसने, काइनेटिक एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बटे पोटेंशियल एनर्जी। भैया दोनों चीजें निकल आई हैं, 4mgH/5 और ये कितना बचा, mgH/5। ये कट गया, आंसर कितना आ गया, 4:1। ये रहा। इज दैट क्लियर? पर क्या ये तरीका, जरा क्वेश्चन में फिर से देखता हूं कि क्या ये तरीका एग्जाम के लिए ठीक है, क्या ये तरीका एग्जाम के लिए ठीक है? क्योंकि इसे सॉल्व कराने में मुझे लगता है शायद 2 से 3 मिनट मेरे ही खर्च हुए होंगे, तो तुम्हें तो एग्जाम में 32 सेकंड मिलेंगे, तो फिर क्या करोगे, कर पाओगे क्या इतने टाइम में? अब इसको करने के तरीके क्या करते हैं, देखो ये है तुम्हारा क्लासिकल मेथड जो दुनिया का हर एक टीचर बताता है। जितने भी टीचर हैं जो 11th 12th को पढ़ाते हैं वो सिर्फ यही मेथड्स को लेकर चलते हैं। और अगर तुम इन्हीं मेथड से चलना चाहते हो तो कभी एयरफोर्स का एग्जाम जब दोगे तो न्यूमेरिकल में हमेशा अटकोगे और न्यूमेरिकल तुम्हारा टाइम खाएंगे। ठीक है ना? तो या तो तुम मैथ को टाइम देना या तुम फिजिक्स को टाइम देना। ठीक, खैर फिलहाल अब तो 20 मिनट्स का सेटअप मिलने लग गया, बट फिर भी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अगर एक से टाइम बचा लोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा टाइम तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। अच्छा, अब इसको करते कैसे हैं? ये मेरा तरीका है भाई, मेरा तरीका है, ठीक है ना, किसी का नहीं। अगर कोई कॉपी करा रहा तो समझ लेना या तो मेरा स्टूडेंट है या कहीं से छिपा है। याद रखना बेटा, जो हाइट कवर कर ली वो क्या देगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। लिख लेना, ही मेरा तरीका है। और जो हाइट कवर करनी है वो कौन सी हो गई, काइनेटिक एनर्जी। जो हाइट कवर कर ली पोटेंशियल एनर्जी, जो हाइट कवर करनी है वो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो हमें पता लग गया कि पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आ रही है, H/5 की वजह से आ रही है। भाई पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आ रही है, H/5 की वजह से आ रही है। और काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आ रही है, 4H/5 की वजह से आ रही है। ठीक, तो हमें पता लग गया कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसकी वजह से, H/5 की वजह से। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसकी वजह से है, हमें पता लग गया 4H/5 की वजह से। जब यही दो चीजें हैं और बाकी सारी चीजें इसमें कॉमन है, ठीक है ना, तो मेरा एक मेथड है पुराना कि कॉमन चीजों को गोली मार दो। ठीक, हम पढ़ेंगे जब इस डिस्क्रिप्टिव तो हम बहुत अच्छे से बताएंगे। पोटेंशियल एनर्जी जो किसकी वजह से, Hy5 की वजह से। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आ रही है, 4Hy5 की वजह से। डायरेक्ट रख दो यार, काइनेटिक एनर्जी बटे पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 4H/5। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, Hy5, काट दिया, 4:1 आ गया। और अगर तुम एक बात और बता दो, इसमें भी और ज्यादा कॉमन देखना है, जरा फिर से देख लेना, एक बार रिपीट करके भी देख लेना। जो हाइट कवर कर ली पोटेंशियल एनर्जी, जो हाइट कवर करनी है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी Hy5 की वजह से, काइनेटिक एनर्जी 4H/5 की वजह से। काइनेटिक अपॉन पोटेंशियल कर दिया 4H/5, H/5 4:1। समझ में आ गया? और अगर यहां से भी देखना तो एक चीज देख लो, इसमें काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से है, ये 4 की वजह से, तो देखो 4। पोटेंशियल एनर्जी 1, तो 1:4 का रेशियो आ गया, 4:1। ठीक, पोटेंशियल टू काइनेटिक 1:4। चलो, अगर ये समझ में आ गया तो ठीक है, देखें कंफर्म। तो ये क्वेश्चन तुम लोग करके देखना। अगर कोई बिल्डिंग है, मैं यहां से फिर से लेके चलता हूं, कोई बिल्डिंग है, ठीक है ना, जिसमें कोई कण 2/3 गिर रहा है, ठीक, तो बचा हुआ कितना होगा, 1/3। समझ में आ गया होगा?
तो 2/3 क्या होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, 1/3 क्या होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। अब जरा इसमें से कुछ भी पूछ ले, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा, तो हम लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी बटे पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 2, आंसर आ गया। ठीक, ऊपर वाले लिख दो बस, बाकी तुम काट के देख लेना, ये 2/3 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यही आंसर आएगा। मैं कोई भी हाइट ले लेता, मैं यहाँ पे ले लेता, मैंने क्या दिया चलो इसको, तो मैंने यहाँ पे h/5 कर दिया। अगर मैं इसी जगह पे कर लेता कि भैया ये 3h/5 है, तो ये कितना हो जाता 2h/5। अब जरा समझो, इसमें पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आ रही है 3 की वजह से, काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आ रही है 2 की वजह से, तो इसका आंसर क्या आता है 3/2। ठीक, तो मुझे लगता है कि शायद ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी, नहीं समझ में आई है तो एक बार मुझे फिर से मैसेज कर देना। ये है सबसे सिंपल तरीका, और इससे अगर आप करोगे तो मुझे लगता नहीं है कि 2 सेकंड से ज्यादा लग रहा है, पर इसको करके देखना कम से कम आपको 60 सेकंड से ऊपर लगेंगे। ठीक है, अपना जिसको हम देखने वाले थे, ठीक है, और इसको देखो यार, ये बड़ा अच्छे क्वेश्चन है और ये हमेशा आते आते हैं, याद रखना एयरफोर्स में और नेवी में, ठीक है ना, और एनडीए में, ठीक है। ये क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि एनडीए एग्जाम जो लगातार 2 दिन है, एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, एयरफोर्स में भी मिलेगा और नेवी में मिलेगा। ये टॉपिक अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेव यूज इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, ठीक है ना, लंबी दूरी के लिए दूरभाष संप्रेषण, लंबी दूरी के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसमें लंबी दूरी के लिए याद रखना जनरली जो वेव्स यूज होती हैं वो रेडियो वेव्स होती हैं। कौन सी वेव होती हैं, लिख लेना, कौन सी वेव होती है रेडियो वेव। कहां के लिए, लंबी दूरी के लिए, जैसे मोबाइल टावर हो गए, होते ही नहीं होते, लंबी दूरी के लिए और क्या होते हैं, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, टेलीफोन हो गया, तुम समझ रहे हो ना, सैटेलाइट। ये जहां पे भी हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं ना, वहां पे क्या आती है ना, रेडियो वेव्स आती है। और रेडियो वेव्स 2 टाइप की होती है, एक शॉर्ट रेडियो वेव्स और लॉन्ग रेडियो वेव्स। यहाँ पे रेडियो वेव्स में सिर्फ एक ही नाम है, कौन सा, शॉर्ट रेडियो वेव्स। तो हमारे पास कौन सा नाम होगा, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव, शॉर्ट रेडियो वेव या सूक्ष्म तरंगें, ठीक, इनको तुम जानते हो। तुम अगर तुम्हारे मोबाइल में वाईफाई का यूज करते होगे तो तुम्हारा वाईफाई जो चलता है वो माइक्रोवेव से चलता है। इवन अगर एक सिंगल बिल्डिंग प्रोपोगेशन की बात करें तो हम इसी की बात करते हैं, माइक्रोवेव्स की बात करते हैं, ठीक है ना, एक बिल्डिंग के लिए। और जब 2 टावर को कनेक्ट करना हो तो हम जनरली डिस्कस करेंगे किसके बारे में, लॉन्ग रेडियो वेव्स के बारे में। जैसे कि ये वाली जो है, ये कौन सी होंगी, लॉन्ग रेडियो वेव। ये वाली कौन सी हो, शॉर्ट रेडियो वेव, जिनको हमने क्या बोला, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव ओवन में भी इसका यूज होता है, ठीक है ना, रेडार, रेडार रेडियो, ठीक है ना, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडार, ठीक, इन सब में ओवन, रडार, वाईफाई, इन सब में कौन सी वेव है, माइक्रोवेव, लिख लेना, ठीक है ना। लॉन्ग रेडियो वेव्स, मोबाइल टावर, रेडियो, सैटेलाइट, टीवी, टेलीफोन, ठीक, मतलब ये इससे ज्यादा होते हैं। लगभग आप ये समझ सकते हो इनकी रेंज काफी होती है, 10,000 मीटर। इंफ्रारेड, अगर हम इसको लेके चले, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का कभी भी जिक्र आएगा, देखो यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना, दूरभाष के लिए, दूरभाष के लिए कौन सी वेव्स होती है, रेडियो वेव्स, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है ना, माइक्रोवेव्स। बट बाकी सबकी मैं बात कर रहा हूँ, यहीं पे बता देता हूँ, कॉपी पे लिखते हो चलो, ठीक। इंफ्रारेड वेव, इंफ्रारेड वेव जो यूज होती है वो किस में यूज होती है, हीट में, ठीक है। जहां भी हीट का जिक्र होगा वहां आप इंफ्रारेड का यूज करोगे। जैसे कि अभी मुझे गर्मी लग रही है तो यहाँ पे कौन सी वेव जाता है, इंफ्रारेड। सूरज की गर्मी से धरती गर्म हो रही है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, कौन सी किरणों से हो रहा है, इंफ्रारेड, ठीक है ना। सोलर कुकर में खाना बन रहा है, कौन सी किरणों से बन रहा है, इंफ्रारेड। आग लगने से गर्मी बढ़ती है, कौन सी तरंगें बढ़ जाती हैं, इंफ्रारेड। समझ में आ गया, जहां भी गर्मी का जिक्र होगा इंफ्रारेड। नाइट विजन, जहां पे भी रात में देखना होता है, ठीक है ना, नाइट विजन, रात्रि में देखने पे, ठीक, रात में देखने में भी हम कौन सी यूज करते हैं, इंफ्रारेड। अगर सोचो बहुत ज्यादा अंधेरा है और तुम फोटो खींचना चाहते हो तो तुम्हें कौन सी किरणें लेनी पड़ेंगी, इंफ्रारेड रेज लेनी पड़ेंगी। इवन तुम्हारा जो ब्लूटूथ है ना,
जो ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ में भी कौन सी रेज यूज होती है? इंफ्रारेड। ठीक, और रिमोट में भी कौन सी रेज यूज होती हैं? इंफ्रारेड। याद रख लेना बेटा, हीट का जिक्र हो, नाइट विजन रात में देखने का हो, ब्लूटूथ हो, रिमोट हो, कौन सी होगी? इंफ्रारेड। विजिबल लाइट जिसमें हम देखते हैं, ठीक है ना, अल्ट्रा वायलेट राइज। अल्ट्रा वायलेट रेज की बात में एक बताऊं, मधुमक्खी जो होती है ना, हनी बी, ठीक है ना, मधुमक्खी जो होती है वो अपना खाना इसी में ही ढूंढती है, अपने फूड को सर्च जो करती है वो कौन सी रेस में करती है? अल्ट्रा वायलेट। अगर तुम्हारे पास कोई जाली कागजात आ गए, फेक डॉक्यूमेंट आ गए, तो जाली कागजात को भी हम किस में चेक करते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेस में, ठीक है ना। यानी कि तुम्हारे पास नोट नकली है तो हम किस में चेक करेंगे? अल्ट्रा वायलेट रेस में। अगर तुम्हारे खाने में बैक्टीरिया ज्यादा हो गए तो बैक्टीरिया को मारने के लिए भी हम कौन सी रेस का यूज करेंगे? अल्ट्रा वायलेट। ठीक, इवन तुमने कहीं किसी कमरे में मर्डर कर दिया, ठीक, कर सकते हो, तो तुम्हारे फिंगरप्रिंट वगैरह ये जो होते हैं ना, इन सबको स्कैन किस में करते हैं? अल्ट्रा वायलेट में। तो हमें पता लग गया कि फॉरेंसिक में भी हम जिसका यूज करते हैं वो कौन सी होगी? अल्ट्रा वायलेट। तो भैया मैंने 4 वे यहाँ पे लिखी है, चारों के काम बता दिए, ऑप्शन कौन से किसमें यूज होंगे, इनको नोट डाउन कर लेना कॉपी में। अगर तो मेरे स्टूडेंट नहीं हो तो पक्का नोट डाउन कर लो, ठीक, क्योंकि क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। अब आते हैं अगले पे। इसने कहा है कि टू प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स, है ना, ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, कोई से भी डायरेक्शन में ट्रेवलिंग करने दो, सेम डायरेक्शन, ठीक है ना, सुपरपोज करती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर भिड़ जाती हैं, ठीक, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी, इसने कहा है एक ही दिशा में, दिशा पटानी की फैन है, एक ही दिशा में यात्रा कर रही दो समतल प्रगामी तरंगें। देखो बरेली ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, कहीं का चोपड़ा दी, दिशा पटानी दी, बरेली की बर्फी दी, बांस दिया, सुरमा दिया और गुरुजी दी, एक दूसरे पर प्रत्यारोपण कर रही है, मतलब लगी पड़ी है। मैंने कहा दो समतल प्रगामी तरंगें हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज कर रही है, तो उनका वेग क्या होगा जरा समझो बेटा। जब कोई तरंग एक दूसरे पे सुपरपोज करती है तो उसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है, आयाम, ठीक है ना। एक ही दिशा में है तो दो चीज होंगी, या तो साइन या कोसाइन, या तो ऊपर से उठेंगे या नीचे से उठेंगे। अगर दोनों ही सेम से उठे तो या तो ये 2 टाइम हो जाएगा, इसको हम बोले कंस्ट्रक्टिव, 2 गुना हो जाएगा, या ये 0 हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव। कंप्लीट में, एब्सोल्यूट में, याद रखना एक कंडीशन होगी एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्टिव, और ये होगी एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्टिव। मतलब एम्पलीट्यूड या आयाम हमारा बदलता है, और आयाम बदलेगा तो क्या बदलेगी? तीव्रता भी बदलेगी, तीव्रता बोलते हैं इंटेंसिटी। तो तुम्हें एक बात तो तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि जब दो वेव एक दूसरे पर सुपरपोज करते हैं तो उसकी एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी चेंज होती है। और बेटा अगर इनकी फ्रीक्वेंसी में चेंज हो, मैंने कहा दोनों की फ्रीक्वेंसी में चेंज हो, अभी इसने दिया नहीं है, अगर ये बोल रहा है कि इनकी फ्रीक्वेंसी में चेंज हो तो बेटा इससे एक नई चीज पैदा होती है, उसको बोलते हैं बीट। हम कहते हैं ना बीट पे बूटी, वही बीट, ठीक। तो वो फ्रीक्वेंसी अगर चेंज है, आवृत्ति अगर बदल रही है और दोनों सुपरइम्पोज होती है, तो वहां से हमारी चीज क्या बनती है? बीट बनती है, ठीक। ये 3 चीजें मैंने टॉपिक पढ़ने से पहले तुम्हें बता दी। मैंने कहा जब 2 तरंगें एक दूसरे पर सुपरपोज करती हैं तो हमें पता लग गया एम्पलीट्यूड है 2 टाइम्स हो जाएगा अगर एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्टिव है, यानी कि पूर्णतया समकोसी है। अगर पूर्णतया विनाशी है तो एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, और एम्पलीट्यूड किस पे? अगर एम्पलीट्यूड बदलेगा, आयाम बदलेगा, तो तीव्रता बदलेगी। और फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी खुद कहेगा चेंज है तो, ठीक है। पर क्या क्या चीजें नहीं चेंज होती? याद रखना बेटा, चेंज जो नहीं होती वो वेलोसिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बेटा अगर तुम देखोगे कोई भी कहीं पे भी हो, तो ये जो उसकी वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ तो फिक्स ही रहेगी ना, चाहे कितना भी हो जाए। मैंने कहा ये यहाँ पे कर रही है, ठीक। तो ये जो इसकी वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ नहीं बदली। तो हमें पता है कि वेवलेंथ नहीं बदल रही है, वेलोसिटी नहीं बदल रही है, फ्रीक्वेंसी वो बदल नहीं रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बदलने के लिए हमें, खैर बड़ी दूसरा टॉपिक है, दूसरा इशू है, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ना वेवलेंथ चेंज हो रही है, ना क्या चेंज हो रही है? वेलोसिटी। तो याद रखना जब दो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव
आपस में सुपरपोज करती हैं तो वेलोसिटी और वेवलेंथ, जरा फिर से देखना, वेलोसिटी और वेवलेंथ नहीं बदलते हैं। मैं फिर से कहूंगा, जब दो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज करती हैं तो वेलोसिटी और वेवलेंथ नहीं बदलती हैं। तो ये कब बदलती है? ये तब बदलती है बेटा जब मीडियम चेंज होगा, ठीक है ना। अब अगर वो इनफ्लुएंस प्रोग्रेसिव वेव का जो रिजल्टेंट है वो किसी दूसरे मीडियम में आ जाए तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। पर इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि दो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, सुपरपोज कर रही है, तो वेलोसिटी क्या होगी जी? रिमेन अनचेंज्ड रहेगी। समझ में आ गया कि चेंज कब होती? चेंज तब होती जब क्या होता? मीडियम चेंज हो गया होता। अच्छा, v इक्वल्स टू एन लैम्डा पे मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए थे तो लोगों को, तो तुमने देखा होगा v इक्वल्स टू क्या होता है? एन लैम्डा होता है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे v लिखूं तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? लैम्डा हो गया। तो अगर मैं लैम्डा को दो गुना कर, अगर वेलोसिटी को दो गुना कर दूं तो मुझे लैम्डा को भी क्या करना पड़ेगा? दो गुना करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था तो मैंने तुम्हें यहीं पे दिखा दिया।